Question number 17. If 3x is equal to cosec theta and 3 upon x is equal to cot theta, then the value of 3 whole x square minus 1 upon x square is option A 1 upon 27, option B 1 upon 81, ऑप्शन सी 1 upon 3 एंड ऑप्शन डी 1 upon 9। तो देखना है, हाँ देखिए इसमें हमें 3x की और 3 upon x की वैल्यू हमें गिवन है और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं, सिंस 3x इज इक्वल टू क्या गिवन है, कोसेक थीटा गिवन है। इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कोसेक थीटा अपॉन 3 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में गई। दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 9। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए। ठीक है, तो हमें 3x की वैल्यू कोसेक थीटा गिवन थी, यहाँ पे लिख सकते हो ये हमें गिवन है, और इस इक्वेशन को हमने सोल्व करके एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमने क्यों फाइंड की, क्योंकि हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है और इसमें हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, अब हम 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के लिए वैल्यू के लिए हमें दूसरा क्या इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ पे लिखेंगे एंड, और क्या है हमारे पास 3 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या है, कोट थीटा, ये भी हमें गिवन है। देखिए 3 को इधर ले आइए, 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे आ जाएगा कोट के नीचे, तो ये क्या बन जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू कोट थीटा अपॉन 3। ठीक है, अब दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में इसका स्क्वायर कीजिए, तो देखिए कोट थीटा का स्क्वायर क्या बनेगा, कोट स्क्वायर थीटा, और नीचे 3 का स्क्वायर क्या बनेगा, 9। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, इसे हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी आ चुकी है और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी आ चुकी है। अब जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब इसको ले लेते हैं। नाउ किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, 3 होल एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 को एज इट इज लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 से कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 9 माइनस, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, कोट स्क्वायर थीटा अपॉन 9, कोट स्क्वायर थीटा अपॉन 9। तो हमने देखिए ये दोनों वैल्यू ली हैं, ये वैल्यू किसकी ली है हमने, एक्स स्क्वायर की, और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की, कहाँ से ली है, इक्वेशन 1 और 2 से। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को हमने यहाँ पे यूज किया है। अब देखिए इक्वल कितना हो जाएगा, ये 3 अपॉन 9, दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखिए 3 से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 3 इंटू, अब देखो इस ब्रैकेट में क्या है, ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, तो ये तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1। साइड में यहाँ पे बता दीजिए
सिंस, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इज इक्वल टू 1/3 की मल्टीप्लाई 1 में कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 1/3। तो ये 1/3 किसकी वैल्यू आ जाएगी, 3 होल एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की वैल्यू। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, the HCF of two numbers is 27 and their LCM is 162. If one of the number is 54, then what is the other number? तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें दो नंबर का HCF गिवन है और LCM गिवन है, और उन दोनों नंबर में से एक नंबर हमें गिवन है 54, दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। तो जो जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। देखिए हमें क्या क्या गिवन है, सिंस HCF, किसका HCF है, दो नंबर्स का। कौन कौन से नंबर है, N1 एंड N2। इन दोनों नंबर का HCF हमारे पास कितना है 27, और एंड LCM, किसका LCM, इन दोनों नंबर का N1 का और N2 का। इन दोनों का LCM कितना है 162। ठीक है, दो नंबर है हमारे पास N1 N2, इन दोनों का HCF 27 है और LCM 162। इनमें से एक नंबर की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, एंड N1 इज इक्वल टू 54, एक नंबर हमें गिवन है, और N2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करना है दूसरा नंबर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए HCF ऑफ N1 N2 इंटू LCM ऑफ N1 N2। ठीक है, देखिए दो नंबर के HCF का और LCM का प्रोडक्ट वो किसके इक्वल होता है, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यही तो फॉर्मूला होता है। अब देखो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए। इट इम्प्लाइज दैट HCF ऑफ N1 N2 कितना है हमारे पास 27 इंटू LCM ऑफ N1 N2 कितना है 162 इज इक्वल टू N1 कितना है हमारे पास 54 और N2 हमें फाइंड करना है, दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है। इट इम्प्लाइज दैट 27 इंटू 162, कि 54 इसके अपॉन में आ जाएगा, इधर लेफ्ट हैंड साइड में अपॉन में आ जाएगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या बचेगा ये N2। इसे देखिए 27 से डिवाइड करेंगे, 27 1 जा 27, 27 2 जा 54। ठीक है, इस 2 से 162 को डिवाइड कीजिए, 2 से 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, इट इम्प्लाइज दैट 81 इज इक्वल टू N2। तो देखिए N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 81, इसका मतलब दूसरा नंबर क्या होगा 81 होगा। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर N2 इज इक्वल टू क्या होगा 81। ठीक है, इसका मतलब दूसरा नंबर 81 है आंसर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, तो देखिए ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इसमें एक असर्शन गिवन है और दूसरा उसका रीजन।
तो देखिए इसमें पढ़ लेते हैं असर्शन क्या है। द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट विच व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। ठीक है, असर्शन में ये क्या बोल रहा है, जो लाइन ऑफ साइट होती है, ये इसमें लाइन ऑफ साइट के बारे में बता रहा है। लाइन ऑफ साइट, तो लाइन ऑफ साइट क्या होती है, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, हमारी आईज से जो रे निकलती है और जिस ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं उस पॉइंट तक जो लाइन होती है उस को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर हमारी क्या है, आईज। ठीक है, ये हमारी आईज है यहाँ पर। इसे कोई टावर मान लीजिए, ये कोई टावर है और इस टावर के टॉप को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमारी आईज से जो ये रे निकलेगी, इसी रे को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो क्या होती है, लाइन ऑफ साइट। तो क्या असर्शन में क्या बोला गया है, लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट viewed बाय द ऑब्जर्वर। तो ये तो असर्शन करेक्ट है। इसने क्या बोला है, लाइन ऑफ साइट वो लाइन होती है जो ऑब्जर्वर की आइज से और जिस ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं उस तक ड्रॉ की जाती है, तो ये क्या होगी, लाइन ऑफ साइट। तो ये असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। अब इसमें क्या बोला है, रीजन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर यूज्ड टू फाइंड हाइट और लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनका यूज़ हम हाइट फाइंड करने में करते हैं, या फिर लेंथ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को फाइंड करने में कर सकते हैं, या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, और दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो रीजन भी करेक्ट है और असर्शन भी करेक्ट है। ठीक है, लेकिन ये जो रीज़न है ये इस असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका लाइन ऑफ साइट का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें असर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट, करेक्ट, ट्रू, एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए इसमें असर्शन और रीजन हमें दिए हुए हैं। तो देखिए असर्शन क्या है इसमें, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर द एंगल ऑफ ए सेक्टर इज 60 डिग्री, देन द एरिया ऑफ द सेक्टर इज 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले हम इस असर्शन को चेक कर लेते हैं, ये असर्शन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो हमारे पास एक सर्कल गिवन है, उस सर्कल में रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर, और सर्कल में एक सेक्टर है जिसमें एंगल कितना गिवन है, एंगल ऑफ सेक्टर 60 डिग्री। तो एक सेक्टर यहाँ पे हम बना लेते हैं, ये बन गया सेक्टर। यहाँ पर इसका एंगल कितना गिवन है, 60 डिग्री। ठीक है, इस सेक्टर का हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए देखिए हमारे पास थीटा गिवन है 60 डिग्री और रेडियस गिवन है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो थीटा हमारे पास 60 है, 60/360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, और आर कितना है, आर है यहाँ पर 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा।
तो देखिए 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, ठीक है। और एक 6 से ये एक 6 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास ये बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा 22 इंटू 6 और अपॉन में बच जाएगा 7। तो ये हो जाएगा 22 6 जा 132, 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा? 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो असर्शन तो ये हमारा करेक्ट है, इसमें यही बोला गया ना, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री, देन द एरिया ऑफ सेक्टर इज 132 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा भी यही आंसर आया है। तो असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। अब रीजन की बात रीजन को देख लेते हैं। रीजन में क्या है? लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सर्कल विद रेडियस आर इज थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। तो ये भी करेक्ट है। अगर हमारे पास किसी सर्कल की आर्क की लेंथ हमें फाइंड करनी है और रेडियस गिवन है, तो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। यही करेक्ट फॉर्मूला है। तो देखिए असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है उस रीजन का इस असर्शन से कोई भी लिंक नहीं है, क्योंकि इसमें हमने फाइंड किया है एरिया ऑफ सेक्टर, तो उसमें फॉर्मूला हमने यूज़ किया है सेक्टर का, जबकि रीजन में हमें बताया गया है आर की लेंथ कैसे फाइंड करते हैं। तो इस रीजन का इस असर्शन से कोई भी लिंक नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं? बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है आर वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।